नमस्कार, मैं हूं नगमा, मेरे साथ मेरे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। आप देख रहे हैं बिहार का फैसला, जिसके आने में भी वक्त बाकी है, क्योंकि अभी भी कांटे की टक्कर बनी हुई है और ज्यादातर जो अब तक आए हैं कुछ नतीजे और रुझान, उसमें एनडीए को बढ़त है, आरजेडी भी अच्छा कर रही है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कहा जा रहा है कि शायद देर रात तक वोटों की गिनती चलती रहेगी। हालांकि वोटों के कई राउंड है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा पोलिंग बूथ थे तो उसके कारण थोड़ी सी धीमी पड़ी है जरूर रफ्तार, और वोट भी 4.25 करोड़ के करीब है। अब तक 1 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट गिने गए, लेकिन निश्चिंत रहिए, अमेरिकन चुनाव की तरह 4 दिन इसमें नहीं लगेंगे। आज रात तक कम से कम साफ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मनोरंजन भारती है हमारे साथ और एक खास मेहमान से बात करना है उनको। जी, आप सबका शुक्रिया। तो सीधे बिहार के दंगल में आज हमारे साथ जो है CPI-ML, जिसको हम लोग माले कहते हैं, उसके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। क्या परफॉर्मेंस है, आप किसको एक्सप्लेन करेंगे? 30 सीटें आप गठबंधन में लड़ते हैं, 19 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखे थे, तो क्या इतनी सीटें उम्मीद थी क्या आपको? अभी तो देखिए, गिनती मेरे ख्याल से बहुत बाकी है और मुझे तो अभी भी पूरा भरोसा है कि महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और लेफ्ट भी जितनी सीटों पर अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, इससे ज्यादा सीटें लेफ्ट के खाते में आएंगी। जो पूरा आरा भोजपुर का इलाका है, जो मेरे पास जो सीट है, जीरादेई, दरौती, फुलवारी, पालीगंज, आरा, तरारी, डुमरांव, अरवल, घोसी, इन सभी सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। कुछ मतदाताओं से जो रिपोर्टर्स बात करने गए थे, एक जगह उन्होंने कहा था कि आपके कैंडिडेट का नाम भी उसको मालूम नहीं था, लेकिन बोला था 3 तारा को हम देंगे वोट। ये क्या था? बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो बिहार का चुनाव था, ये चुनाव कम एक आंदोलन ज्यादा दिख रहा था। तो एक इसको आप जन आंदोलन कहिए, और बहुत साफ ढंग से कहा जाए तो नौजवानों का आंदोलन दिख रहा था। और हम तो आंदोलन की ही पार्टी है और वामपंथ की पूरी राजनीति जन आंदोलन की ही राजनीति होती है। हमने कोशिश भी यही की कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान उम्मीदवारों को मौका मिले, और हमने देखा कि इससे एक लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया। और इन तमाम इलाकों में, भोजपुर में या मगध के बहुत सारे ग्रामीण इलाके में, सिवान में, तो जहां ठीक से तालमेल हुआ, वहां में लगता है कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को इसका भारी फायदा मिला। और इसीलिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला चरण है, जहां शाहाबाद और मगध के इलाके में वोट पड़े थे, तो उस चरण में महागठबंधन का प्रदर्शन सबसे शानदार दिख रहा है। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि वोटों की गिनती जैसे आगे बढ़ेगी तो मिथिला के इलाके में या चंपारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा के इलाके में, कुछ सीमांचल के कोसी के इलाके में भी महागठबंधन के प्रदर्शन में और सुधार आएगा और एक साफ बहुमत मिल जाएगा। आपने जानबूझ करके कन्हैया को बेगूसराय और उसके आसपास CPI-CPM की जो सीटें थी वहां तक कन्फाइंड रखा, आपने अपने इलाके में नहीं बुलाया। ये रणनीति क्या काम कर गई आपके लिए? नहीं, ये कोई रणनीति नहीं है। देखिए, कन्हैया CPI के नेता है, तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए, बेगूसराय से कन्हैया ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहां उम्मीद के विपरीत कन्हैया का एक तरीके से जो हार हुई थी, तो काफी मार्जिन से हार हुई थी। इसलिए मुझे तो ये बिल्कुल बहुत रिजनेबल लगता है कि कन्हैया ने ये तय किया कि जो बेगूसराय में CPI और CPM की 4 सीट थी, इन सीटों पर केंद्रित किया जाए। पूरे बेगूसराय जिले में, जैसे भोजपुर में भी पूरा लोकसभा की तुलना में आप देखेंगे पूरी तरह से पलट गया, तो मेरे ख्याल से बेगूसराय में भी शायद ओवरऑल रिजल्ट यही है। CPI-CPM के अपने प्रदर्शन भी और आरजेडी या अगर कांग्रेस, एग्जैक्टली नहीं मालूम, महागठबंधन का पूरा प्रदर्शन उस इलाके में बहुत बेहतर रहा। मुझे तो लगता है कि ये कन्हैया की रणनीति रही होगी, CPI की रणनीति रही होगी, और ये बिल्कुल काम आई है। लेकिन दीपांकर दा, आपने कहा कि ये चुनाव एक आंदोलन था, तो ये आंदोलन जो है वोट में, सीटों में तब्दील होता क्यों नहीं दिख रहा? क्यों महागठबंधन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है उस मैजिक नंबर तक पहुंचने में? देखिए, एक बात तो जरूर है कि आंदोलन है, लेकिन एक सत्ता के खिलाफ आंदोलन है और सत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, पूरे देश का प्रचार तंत्र जो है, प्रचार माध्यम है, उसका लगभग 90%
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका रहता है और बिहार की भी सरकार उसी के पास है, तो जहां एक बहुत असंतुलन है। भारत कोई अमेरिका नहीं है कि जहां मीडिया के पास भी इतनी पावर है कि प्रेसिडेंट के भाषण को बीच रास्ते में रोक दे। तो भारत में हम देख रहे हैं कि जो पूरा सब कुछ झुका हुआ है, तो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग मीडिया, सारे झुके हुए हैं माने सत्ता के पक्ष में, और वहां जनता को उस सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के लड़ना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत एक अनइक्वल बैटल है, और इस अनइक्वल बैटल में लोग एक महीना पहले मान रहे थे कि शायद कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। तो उस स्थिति से आगे बढ़कर के जो लड़ाई अभी तक दिखी है, मेरे ख्याल से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे अभी तो पूरा भरोसा है कि ये चुनाव की गिनती जैसे आगे बढ़ेगी तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। सर, इस चुनाव में जो देखने को मिला, जिस ढंग से बीजेपी ने नीतीश कुमार को कट टू साइज जिसको कहते हैं, अब कुछ लोग भीतरघात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सबक सिखाया है। राजनीति, ये कौन सी राजनीति है जब आप अपने मुख्यमंत्री को इस ढंग से एक्सपोज कर दें? मेरे ख्याल से देखिए, मामला शायद हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नीतीश कुमार को डाउनसाइज करने का मामला था, शायद ऐसा ना हो। शायद ये आरएसएस के लोग बहुत ढंग से सोचते हैं। इनको जो लगा होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इन्होंने सोचा होगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी को हम ही लोग हल्ला करके उसको एनडीए के अंदर समेट कर रख लेंगे, तो ताकि इस एंटी इनकम्बेंसी ऑपोजिशन को इसका कोई फायदा ना मिले। क्योंकि उनको लग रहा था ऑपोजिशन कोई ढंग का बिहार को आगे करके और अंदर भी, और शायद अगर तुलनात्मक रूप से जेडीयू का प्रदर्शन कुछ बेहतर दिख रहा है जो जैसा लोगों ने सोचा था उससे, तो मेरे ख्याल से रणनीति का ये फायदा हुआ कि बीजेपी के वोटर बीजेपी के पक्ष में, जेडीयू के वोटर जेडीयू के पक्ष में ज्यादा गोलबंद हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को 70 सीटें देने के बजाय इस महागठबंधन में आपको कुछ और 20 सीटें 10 सीटें और मिलती तो शायद आंकड़े कुछ और होते आज? शायद अभी तो फिलहाल इसकी समीक्षा तो बाद में ही की जाएगी, और लेकिन चुनाव के दरमियान भी, चुनाव अभियान के दौर में बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे, बहुत कांग्रेस के नेता भी हमसे, उन लोगों ने प्राइवेटली बातें कही। लोगों की शायद ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस को 50 इस तरीके का होता तो शायद ये थोड़ा और ज्यादा रहता और ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर बात करने का समय नहीं है, आगे इस पर बात होगी जरूर। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपको कहा जाता है इस महागठबंधन का कंसेंस कीपर, मतलब जो एक कल को यदि सरकार बनती है तो आप सही रास्ता दिखाएंगे। यदि खुदा ना खास्ते सरकार नहीं बनती है तो जो इतिहास रहा आरजेडी का लेफ्ट पार्टीज को तोड़ तोड़ कर अपने में मिलाने का, क्या अब आप फिर उसके बावजूद भी तेजस्वी पे भरोसा करेंगे? नहीं, देखिए, हमने जैसे कहा कि चुनाव आंदोलन वाला चुनाव था, जो एजेंडा था वो भी आंदोलन के जितने मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े या महिलाओं के सुरक्षा सम्मान से जुड़े, किसानों के अधिकार से जुड़े सवाल, तो यही मुद्दे महागठबंधन के अपने 25 सूत्री संकल्प पत्र में भी थे। तो मेरे ख्याल से सरकार तो बनी जाएगी, तो सरकार बनेगी तो सरकार इन मुद्दों पर डिलीवर करेगी, और बाई चांस अगर सरकार नहीं भी बन पाती है तब भी उस स्थिति में मेरे ख्याल से यही तो रास्ता है कि जो आंदोलन के मुद्दे सामने आ गए हैं, ये मुद्दे आप पीछे नहीं हटेंगे और इसी पर आंदोलन आगे बढ़ेगा। और मुझे तो अभी भी पूरा भरोसा है कि सरकार भी बदलेगी, और ये जो आंदोलन है, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बिहार की राजनीति में हावी रहेंगे। एक अंतिम सवाल है सर, अब तो बिहार तो हो गया, अगला चुनाव पश्चिम बंगाल है, वहां जो लेफ्ट की स्थिति है उस पर क्या करेंगे? क्या कुछ उनको भी आप एकजुट करके कोई एक फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे? क्या उसमें ममता बनर्जी के लिए भी जगह होगी? कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि अभी तक जो शायद बंगाल में लेफ्ट के सामने एक कोई दिक्कत रही है कि हमारे बहुत सारे लेफ्ट के साथी अभी भी बंगाल की राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में नहीं देख पाते हैं, और इसलिए वहां राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई केंद्रित रहती है, भाजपा को एक तरीके से छूट मिल जाती है। हमें लगता है कि लेफ्ट को क्लियरली इस बात को समझ लेना होगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने में होड़ लेनी है तृणमूल कांग्रेस के साथ, ना कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बीजेपी से होड़ लेनी है। तो जब लेफ्ट की प्रायोरिटीज अगर बिहार के चुनाव के बाद बंगाल में भी अगर प्रायोरिटीज ठीक हो जाए, मेरे ख्याल से बिल्कुल हो जाएंगे, और इससे एक ऊर्जा मिलेगी पूरे बंगाल के लेफ्ट को, तो बंगाल में भी मुझे पूरा भरोसा है। इसका मतलब दीपांकर साहब, बंगाल में आपको ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों से कोई परहेज नहीं है?
नहीं, कांग्रेस और ममता बनर्जी से परहेज का क्या सवाल है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से तुलना करनी होगी किसी भी दिन तुलना करनी होगी, तो हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने, लोकतंत्र के सामने, जनता के सामने एक नंबर का खतरा है। हम कभी भी किसी भी सूरत में आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के साथ एक ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं रखेंगे। चलिए, इतनी साफ गोई से आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने दीपांकर दा एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। और अब अपने खास मेहमानों के पास हम चलते हैं, जो बिहार चुनाव की वोटों की गिनती चल रही है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सिन्हा हैं, प्रवक्ता बीजेपी बिहार, हसन रिजवी राजनीतिक विश्लेषक हैं, गीता भट्ट हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक सिन्हा अभी नहीं जुड़े हैं, वो भी जुड़ेंगे। तो गीता भट्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और रोहन गुप्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सबसे पहले मैं हसन रिजवी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी आप बढ़त देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो बातें थी कि युवा वोट कर रहे हैं, रोजगार के लिए वोट कर रहे हैं, शायद एक डायरेक्शन राजनीति का चेंज हो जाएगा, वो क्या पीछे हटता नजर आ रहा है या अभी और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कई राउंड्स अभी काउंटिंग बाकी है? इंतजार तो करना ही चाहिए। कादम्बी इसमें 1 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन की, 33% वोट काउंट हुआ है ओवरऑल, तो करना चाहिए। अब रहा ये कि हम लोग समीक्षा ये कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड बाकी रह जाता है तो क्या होगा। हम ये बात बहुत जल्दी में हम लोग तय कर लेते हैं कि कास्ट का रूल खत्म हो गया और एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं कि कार्डर का रूल खत्म हो गया, और कोई भी एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के मुद्दे जिसको अगर बहुत जोर के साथ पेश किया जाए तो इन जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पैमाने होते हैं मजहब के, कास्ट के, खास तौर पे ये 2 चीज इंडिया की पॉलिटिक्स में वो खत्म हो गए। वैसा हम लोगों ने पहले तय कर लिया था जब हम 10 लाख अनाउंसमेंट किया पब्लिक सर्विस का तेजस्वी यादव ने। और लेकिन इस बात पे अगर ये रिजल्ट आपको कांटे की टक्कर देता हुआ महागठबंधन को एज देता है, यानी महागठबंधन सरकार बना भी लेती है, तो ये फिर वही पुरानी बातें सामने रहेंगी कि आज भी राष्ट्रवाद का मुद्दा जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जैसा पेश किया है, आज वो जमीन में सबसे अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान तक पहुंच चुका है। 10 लाख वोट के चलते हो सकता है कि कुछ मोबिलाइजेशन फॉर द टाइम बिंग हो करके ये सरकार बनाने में सक्षम हो जाए या पीछे रह जाए। इन दोनों केसेस में, यानी दोनों केसेस में जितनी ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडरशिप या जितना ज्यादा राष्ट्रवाद का डिस्टॉर्टेड एजेंडा जमीन में उतरा है, वैसा कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पब्लिक सर्विस का एजेंडा ना उतरा था, ना आगे कभी बिहार और यूपी में उतरेगा। जी, ये बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अशोक सिन्हा है, जो बीजेपी बिहार के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, अभी तक जो सामने नतीजे या ट्रेंड्स हैं उसके मुताबिक बीजेपी अकेले सबसे ज्यादा वोटों वाली पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन जेडीयू का जो वोट है वो कम होता नजर आ रहा है। तो ये बहुत दिलचस्प पहली दफा देखा जा रहा है कि आप लोग अलायंस में थे, सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ नहीं, यानी बीजेपी के लिए नहीं। तो आपको लग रहा है लोग बीजेपी को मौका देने के लिए तैयार हैं पर नीतीश जी को नहीं चाहते? ये ऐसी बात नहीं है कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं समझता हूं कि पूरे एनडीए को ही एक मौका और देने के लिए ये वोट है। आप ऊपर नीचे थोड़े से होंगे ही, लेकिन हम लोग के जो एस्टिमेट थे इंटरनल कि बीजेपी 80 अराउंड में आएगा और उसके बाद ये जेडीयू का भी 60 से कम नहीं आएगा। हम सांगठनिक रूप से थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं और जून तक में हम लोगों ने करीब 53,000 बूथ्स को कंप्लीट कवर कर लिया था, जिसपे 7-7 आदमी हम लोगों ने बैठा दिया था। तो हम सांगठनिक रूप से मजबूत थे, इसलिए हमारा स्ट्राइक रेट आएगा ही। लेकिन हम लोग का एक कंजर्वेटिव असेसमेंट था कि एनडीए को 140 प्लस ही सीट रहेगा। मैं समझता हूं कि
लास्ट ईयर से तो कम नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, कितनी आपको इस वक्त, हालांकि काउंटिंग चल रही है, अभी समय इंतजार करना सही होगा, बहुत कम परसेंट अभी वोट का काउंट हुआ है, पर आपने अभी कहा कि आपको कितना अंदाजा था, कितनी सीटें आ जाएंगी एनडीए को? 140 प्लस। 140 प्लस। जेडीयू को आप कह रहे हैं महागठबंधन को के बजाय एनडीए को लोग एक और मौका देना चाह रहे हैं। जेडीयू की सीटें जो है वो घटी हैं काफी, बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे लोग? हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट किया। टाइम्स एंड अगेन 12 मीटिंग उन्होंने किया, उसमें ही मेड इट क्लियर। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने कहा, फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार कहा। इसलिए कहीं कोई गुंजाइश का कोई गुंजाइश था ही नहीं इफ एंड बट का। अशोक जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। आपने बोला कि इंटरनल आपका जो असेसमेंट था उसमें साफ था कि एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी, उसके बहुत करीब है। क्या इंटरनल असेसमेंट में यह भी साफ था कि जेडीयू जो है वो अपनी सीटें गंवाएगी और बीजेपी जो है वो काफी आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी 73 पे आगे और जेडीयू 49 से नीचे नजर आ रही है? ये असेसमेंट था आपका इंटरनली? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि कहीं भी चुनाव होता है तो बीजेपी एक मशीनरी के रूप में युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ती है जी। और सब पार्टियां अगर ऑर्गेनाइज करती हैं रैली तो बीजेपी बूथ स्तर के काम में ज्यादा बिजी रहती है, कम से कम 6 महीना पहले तक। इस बार भी हम लोग का जून तक में 53,000 बूथ पे सप्तऋषि जो 7 बूथ पे लोग होते हैं। अशोक जी, आप सीधा जवाब इसका नहीं दे रहे, बस इसमें हाँ ना में बता दें, इंटरनल असेसमेंट में ये फैक्टर था या नहीं था कि कौन सा यही जेडीयू की सीटें कम आएंगी, ये था फैक्टर? क्या आप लोगों को अंदाजा था कि जेडीयू कम लाएगी और बीजेपी की सीटें बढ़ेगी? ये भी तो अंदाजा हो गया होगा, संगठन मजबूत है तो। अगर आप एक चीज देख लीजिए, हम लोगों ने बहुत ऑनेस्टली एनडीए का फॉर्मेशन किया और कोई कंपल्सन नहीं था, लेकिन हम कमिटेड थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम प्रोजेक्ट करेंगे। हम लोगों ने किया। ठीक है, आपने बहुत ऑनेस्टली बात कही। लौटेंगे हम इस चर्चा पे। मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मनीष, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट यही है कि अभी तक जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में एनडीए को बढ़त है और जो रुझान है, रुझान में भी एनडीए को ही बढ़त है। लेकिन हाँ, वो गैप जो है वो कम हो रहा है। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, महागठबंधन भी बहुत सारे जो है सीटों का जो फासला था वो कम होता जा रहा है। लेकिन अभी तक के जो, जैसा कि मैंने आपको कहा, परिणाम हो या रुझान, उसमें एनडीए को बढ़त हासिल है। लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ वोटों की गिनती होनी बाकी है और सब लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम ये 7 से 8 बजेगा, तब आपको पता चल पाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। नगमा, तो अच्छा है कि 7 से 8 बजे तक आदम नहीं पता चल जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जैसा नहीं होगा मामला यहाँ पर। ठीक है, रवीश रंजन शुक्ला वहां पर लगातार पूरे चुनाव मौजूद रहे हैं। इस वक्त उन्होंने क्या अपडेट भेजा, एक बार देखते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मैं पटना बीजेपी ऑफिस में हूं। यहां लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो खुशियां अपने तरीके से मना रहे हैं और तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो जैसे ही खबर लगी कि बीजेपी आगे चल रही है, वैसे ही सारे कार्यकर्ता अब यहाँ मिल के और अपने तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अभी रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है उसको देखते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं का लगातार जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ये पटना का बीजेपी दफ्तर है जो तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले एकदम यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अब आप देखिए कि तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और जो बीजेपी है उसको ये लग रहा है कि उसको जो है वो पूर्ण बहुमत मिलेगी और इसी के चलते जो है वो कार्यकर्ता लगातार अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता अभी जो पटना बीजेपी का कार्यालय है वहाँ पर नहीं आया है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता हैं, ये सब आ रहे हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही हैं। अच्छा जी।
तो आपको खबर मिली कि बीजेपी जीत रही तो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे? हम लोग तो पहले से ही सुनिश्चित हैं कि बीजेपी जीतेगी और सरकार हमारी एनडीए की बनेगी। बिहार की जनता की जीत है ये, और बिहार की जनता ने फिर से विश्वास देकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है। क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट थी उसमें ये दिखाया गया था कि तेजस्वी आगे चल रहे हैं। एग्जिट पोल वो एग्जिट पोल था, ठीक है ना। अभी एग्जिट पोल अभी आया है, ऐसा होता रहा है भविष्य में। पहले से भी एग्जिट पोल गलत साबित हुई है, लेकिन अभी में सरकार जो बनेगी हमारे एनडीए की ही बनेगी, लगभग ये तय हो चुका है। और ये बिहार में व्यापारियों और सुरक्षा के लिए ये सरकार है। ये आपका पहले के भी राज मुख्यमंत्री मतलब आपका रहेगा या नीतीश? देखिए, हमारे जो एनडीए बीजेपी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन से कह चुका है कि हमारे सीएम बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगी भाई बिहार के सीएम कौन रहेंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो निश्चित तौर पर कोई अभी बड़ा तो नेता उस तरीके से बयान देता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये पटना का बीजेपी दफ्तर है और यहाँ लगातार जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो यहाँ पर लग रहा है। और बीजेपी को ये उम्मीद है कि शाम तक जो रिजल्ट हैं वो उनके पक्ष में आएंगे और बीजेपी और जो एनडीए है उसकी बिहार में सरकार बनेगी। पटना से मुन्ना के साथ रवीश चंद्रन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो धीरे धीरे बीजेपी दफ्तर में चहल पहल बढ़ी है। वैसे लड्डू हम आपको बता दें कि कल से ही बनने तैयार शुरू हो चुके थे, काफी लड्डू वहां पे बन रहे थे। और इस वक्त एक बार ब्रेक में जाने के पहले आंकड़े देख लीजिए कि अभी तक किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिली है। एनडीए वैसे 131 पर है अभी, और जो महागठबंधन है वो 103 पर है, और बीजेपी जो है इस वक्त वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। 73 सीटों में उसकी बढ़त बनी हुई है। तो लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार से जैसे जैसे बढ़त की खबरें सामने आ रही हैं। पहले सुबह एक बार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन अभी और भी राउंड्स बाकी हैं। देखना होगा कि क्या और भी फेरबदल होता है या फिर ये जो फिलहाल हम देख रहे हैं वही बरकरार रहता है। रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। रोहन जी, जो दांव लगाया था इतनी सीटों पर लड़ने का, क्या आपको लगता है काम आया या फिर वही ढाक के 3 पात जिसको कहते हैं? थोड़ा हमको और इंतजार करना चाहिए। करीब 35-40% वोट काउंट हुए हैं और जिस प्रकार से अभी आपके ही संवाददाता बता रहे थे कि गैप कम होता जा रहा है, जो ग्राउंड की भी रिपोर्ट है, 1 घंटे में सिचुएशन क्लियर होगी। और मुझे विश्वास है कि जो मुद्दों के लेकर हम इस चुनाव में गए हो, बेरोजगारी का हो, ये जमीनी मुद्दे हो बिहार के जो लड़े गए, और मुझे लगता है जनता उसी के साथ जाएगी और 1 घंटे में सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। लेकिन गैप अगर कम होता है 2 कैंडिडेट्स के बीच में, या फिर तीसरा जो कि आमतौर पर वोट काटता है, तभी ये उलटफेर की उम्मीद होती है। आपके जो 70 जो सीटें हैं जिस पर लड़ रहे हैं, क्या उस पे इस तरह का मार्जिन है कि आपको पूरे उलटफेर का उम्मीद हो? बिल्कुल, ऐसी करीब 14 सीटें हैं जहां पे हम अभी नंबर 2 पे, और मार्जिन बहुत कम है। जो मैं एनालाइज कर रहा था, करीब 55 सीटों पे अभी 1000 के नीचे जो प्लस माइनस चल रहा है, कांटे की टक्कर है। क्योंकि जब मल्टी डायनेशनल चुनाव होते हैं, काफी पार्टीज होती हैं, हर मोमेंट पे हर टेबल पे ये राउंड चेंज होते हैं। और अभी जो मेरे पास आंकड़े 35 से 40% के करीब, कई जगह पे तो 3 या 4 ही राउंड हुए हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटे में काफी फर्क आपको दिखने को मिला, जो गैप है, और मुझे लगता है कि महागठबंधन आगे निकल जाएगा। जी, महागठबंधन के आगे निकलने की आपको अभी भी उम्मीद है? गीता जी, आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो बढ़त अभी मिली है एनडीए को वो ऐसी है कि लड्डू बंटने लगे? हालांकि लड्डू और तमाम तैयारियां तो कल से थी, लेकिन चीजें पलट भी सकती हैं क्योंकि टक्कर जो है वो कांटे की है, गैप कम हो रहा है। तो अभी इंतजार करना ही सही रहेगा। वोट काउंटिंग बहुत धीरे धीरे चल रही है। जी नगमा जी, वोट काउंटिंग धीरे चल रही है और ये इस बात का मैं सहमति रखती हूँ इस बात से कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो एक तरह से जो गैप बना हुआ है,
जो मतलब जो कुछ सीटें हैं, जैसे अभी बताया कि 60 सीटें हैं जिनमें अंतर 1000 के करीब का है, लेकिन वो अंतर जो है उतना अभी मेंटेन्ड है। तो अभी तो एक तरह से जो लीड है वो बनी हुई है एनडीए की। और ये थोड़ा ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले आपके ही कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी तो मैं देख रही थी कि सीपीआईएमएल के भी नेता, उन्होंने भी यहाँ अपनी कुछ बातें रखी। तो अगर आप देश भर में और भी जगह उपचुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में है महत्वपूर्ण चुनाव है, मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, तो वहां तो काफी एक तरह से मैं कहूंगी कंफर्टेबल पोजीशन में है भारतीय जनता पार्टी। और भी कर्नाटक में भी है और मेरे ख्याल से शायद झारखंड में भी है एक उपचुनाव। तो अगर आप पूरे देश भर की अगर स्थिति देखें तो वहां जिस प्रकार से, बताइए गीता जी, बार बार बीजेपी ये कहती रही कि अगर नीतीश कुमार को कम भी सीटें आती हैं तो भी मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे, और चुनाव में हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम है, उनके चेहरे पर ही इस बार चुनाव लड़ा गया और नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया गया। ये सब कुछ क्या इसलिए क्योंकि बिहार में असल में बीजेपी के पास इस तरह का बहुत पॉपुलर कोई चेहरा है ही नहीं? देखिए, कई चीजें मैं समझती हूँ कि जो राजनीतिक दल जब आपस में कोई गठबंधन करते हैं तो एक दूसरे के प्रति कोई एक प्रतिबद्धता होती है। और अगर आप देखें बाकी जगह इससे पहले भी, जैसे मायावती जी के साथ भी जब कभी एक जमाने में गठबंधन था, उस समय भी बीजेपी की अच्छी खासी ज्यादा ही सीटें थी, लेकिन फिर भी उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया। और ऐसे ही कर्नाटक में भी उस समय वक्त कुछ अलग था, अभी वक्त कुछ अलग है। तो जो भी एक निर्णय गठबंधन में आपस में होता है उसका आदर करने का विषय है। तो कुछ पार्टियां उसका आदर करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। इसलिए भी ज्यादा जरूरी था कि अभी अचानक बहुत एलाइज जो हैं इधर उधर हो गए एनडीए छोड़ के। खैर, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है नगमा। सौरभ, जो हमारे सहयोगी हैं सौरभ शुक्ला, उन्होंने बात की है मनोज तिवारी से और आपको सुनाते हैं कि मनोज तिवारी इस वक्त क्या कह रहे हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में एनडीए नजर आ रही है बिहार में, और बाकी जगहों पर जहां अहम चुनाव हो रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां पे भी बीजेपी काफी आराम की स्थिति में समय नजर आ रही है। तो सुनते हैं पहले मनोज तिवारी को। आज बिहार में चुनाव लड़ने और चुनाव लड़वाने वाले दोनों लोगों के लिए दिन लंबा रहने वाला है, क्योंकि गिनती लंबी चलने वाली है, पोलिंग बूथ ज्यादा हैं, ईवीएम ज्यादा हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी हैं, स्टार प्रचारक है, और चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन एनडीए को बढ़त है और आपने लगातार रैलियां की हैं, लगभग 1 महीने तक बिहार में कैंपेन किया, तो जो रुझान आ रहे हैं उसमें सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे, आपका क्या रिएक्शन है सर? देखिए, एग्जिट पोल होते हैं, एग्जैक्ट पोल है। बिहार के लोग बहुत बुरा समय देखे हैं, तो अब जहां पे आ गए हैं, यहां से आगे के बिहार की कल्पना है। वैसे विपक्ष के लोगों में भी अच्छा किया है लोगों ने। मैं तेजस्वी बाबू की भी जो तौर तरीके रहे हैं, उन्होंने काफी पहले के सुर से अलग सुर लगाया है। सर, हमेशा कहा जाता था कि बिहार में जेडीयू बड़ा भाई और बीजेपी छोटा भाई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उलट हो गया, क्योंकि आपने जब प्रधानमंत्री मोदी की बात की, आप हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पे बात की, राज्य सरकार की कम बात की। तो इस बार लग रहा है कि बीजेपी का थोड़ा अपर हैंड हो जाएगा। भले ही आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, तो क्या डेप्यूटी सीएम इस बार बदलेंगे आप लोग? तो थोड़ा सा आप लोग बड़े भाई वाला रोल में आएंगे कि नहीं? सीट तो ज्यादा लेके आए सर, और आपका योगदान है उसमें। नहीं, बड़ा भाई कभी नंबर कम भी लाया तो बड़ा भाई रहता है, और गठबंधन धर्म का पालन करते हैं हम। तो निश्चित रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होके आ रही है, और देश के रूप में देखें तो नरेंद्र मोदी बड़े भाई की तरह है सबके लिए, और एक बड़ा अच्छा रिश्ता है जेडीयू और बीजेपी में। उसको और हम मजबूत करेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत बढ़ी हुई अपेक्षा है उसको भी हम कैसे एड्रेस कर सकें। अब उसके लिए कदम निभाना है। बहुत सारी सीटें हैं जहां पर 1500 से कभी कम मार्जिन है, तो नहीं जमीन पे तगड़ी लड़ाई चल रही है अब भी। हाँ, लेकिन वो अच्छी बात है कि जब जब खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा वोट जो है बीजेपी एनडीए के तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे खास मेहमान बने हुए हैं जो जिस तरह के नंबर्स अभी इस वक्त बिहार से आ रहे हैं। एक बार फिर से हसन रिजवी, अगर
हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी। सभी अपना अपना कैलकुलेशन यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं वो अभी भी जो बता रहे हैं, और लगभग इस वक्त तक लगता है काफी काउंटिंग हो चुकी है, उसमें आपको लगता है कि अब फेर बदल की कोई भी संभावना बहुत ज्यादा बची है? नहीं, जो बात सही साबित हो रही, लगभग 45% तो अब वोटिंग हो ही चुकी है। 4 बजे तक जैसा इलेक्शन कमीशन के हिसाब से था, तो हमें जो ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि फेर बदल मेजर तो नहीं होगा। हाँ, जो डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो एनडीए के फेवर में करें श्रिंक, चाहे महागठबंधन के। एक बात जो अगर इसी ट्रेंड को मान करके हम लोग अब ये एनालिसिस करें, तो ये पहले भी कहा जा रहा था और कि दुश्मन से सीख लेना ज्यादा अक्लमंदी रही है। अभी जितनी तेजस्वी यादव के में भीड़ आया करती थी और उससे एग्जिट पोल भी अफेक्टेड हुआ और पॉलिटिकल पंडित भी अफेक्टेड हुए, और एक मुश्त मतलब जिसको कहिए कि सब लोगों ने तय कर दिया कि जो कन्वेंशनल मेथड होता है वो पलायदार रख दिया। मतलब वो भूल गए और कहा कि भाई ऐसा है कि सब कुछ खत्म हो गया, कास्ट भी खत्म हो गई और नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद का मुद्दा भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म का खत्म हो गया, और सब लोग 10 लाख रोजगार के तहत जो है एक लहर ले आए। हम इसमें एक बात कादम्बनी पहले भी इस बात को मानते रहे हैं, हो सकता है ये बड़ी कन्वेंशनल बात लगे कि जो रोल भारतीय जनता पार्टी, अगर ईमानदारी से देखा जाए अपने दुश्मन से सीखना, तो भारतीय जनता पार्टी रियली एटलीस्ट पॉलिटिकल मैनेजमेंट के वक्त वो बड़े भाई का रोल अदा करती है, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। जी हाँ। कभी नहीं किया। आप देखिए जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को सीट दिया, जिस हिसाब से जीतनराम मांझी, नीतीश कुमार को परसू किया, जीतनराम मांझी को अपने पाले में रखा, ये सिर्फ बिहार में नहीं किया, हर जगह जब जब इलेक्शन चुनाव लड़ने की बात होती है वो एक बेहतरीन कुर्बानी अपनी सीट पे जरूर करती है रीजनल पार्टियों को देने के लिए, और उपेंद्र कुशवाहा को हद तक कोशिश करती रही कि अपने साथ रखी। ये अलग बात है, लेकिन हसन रिजवी बीजेपी पिछले दिनों में अपने तमाम एलाइज को तो साथ रख ही नहीं पाई। आप महाराष्ट्र में देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर भी अहंकार का बड़ा आरोप लगा। अब ये इस बिहार में अगर वो अपने कहे हुए को ऑनर करें तो बहुत अच्छी बात होगी। वाकई कांग्रेस के लिए सीखने की बात है। जी नहीं, नगमा एक स्मॉल इंटरवेंशन। हम लोग को ये समझना होगा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इलेक्टोरल मैनेजमेंट अलग चीज होती है, और गवर्नेंस जब होता है उसमें आप किस तरीके से अपने अलायंस पार्टनर को रखते हैं। अच्छा, हम लोगों को ये दोनों में फर्क समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुझे नहीं लगता कि अभी तक बीजेपी को भी ये अंदाजा था कि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी है कि सभी को लेकर चले। चर्चा करेंगे हम आगे भी लगातार, और फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने क्या वहां से रिपोर्ट भेजी है। क्या नाम है आपका भैया? बम पटेल। बम पटेल। बम पटेल। अच्छा, बम आपका नाम कौन रखा भैया? तो दादाजी बोलते थे प्यार से बम। जी सर। सर्टिफिकेट पे बम ही लिखवाए हैं? जी सर। बम जी। तो ये बता दीजिए किसका बम हो रहा है, जिनका कि उधर? देखिए सर, अभी तो कुछ नहीं समझा जाता है, अब आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है? देखिए अभी तो कुछ न्यूज देख के तो ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा है, जब कैसे आदमी सस्पेंड करे जो कहाँ जा रहा है। बम जी आप कितने की चाट बेच रहे हैं? चाट 30 का प्लेट है सर। 30 का। लास्ट बार रेट कब बढ़ाए थे चाट का? चाट का जब आलू का रेट बढ़ा था तब 5 रुपया बढ़ा था। कब बढ़ा था आलू का रेट? अभी बढ़ा था कब, पीछे 1-2 महीना पहले। तो 5 रुपया बढ़ाना पड़ा, तो उससे आपका प्रॉफिट में कुछ फर्क पड़ा कि उतना ही चल रहा है? नहीं, बहुत फर्क है, लॉकडाउन की वजह से तो फर्क है। बहुत फर्क है। तो ये जो लॉकडाउन को नीतीश कुमार ने किस तरह से हैंडल किया आपके हिसाब से, ठीक किया या नहीं? आपके हिसाब से मजदूर को जो वापस लाए? तो सर बहुत परेशानी झेलना पड़ा, 7-8 महीना बैठ के खाना सर कोई मामूली बात तो है नहीं। एक दिन बैठने के बाद तो इतना तकलीफ आ जाता है, और अभी पीछे तो 7 महीना बैठ के आए तो अभी 7-8 महीना का रूम भरा भी बाकी है। सही बात है। तो आप हमेशा से पटना में ही रहे कि बाहर रहते? नहीं, पटना है, मार्केट पर लगाते हैं। यहीं रहते थे। आपका बच्चा है कि नहीं? सब है सर। कितना? 3 लड़की है सर। उनका नाम क्या रखे? खुशी कुमारी है, तन्नू कुमारी है, और एक नाम भूल गए। लालू जी भी कभी भूल जाते हैं।
देख रहे हैं बिहार का फैसला जिसके आने में वक्त है अभी, और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इस समय जो लीड्स नजर आ रही हैं उसके मुताबिक एनडीए सबसे ज्यादा सीटों के साथ आगे है और महागठबंधन जो है वो पीछे छूट रहा है। एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे थे उससे थोड़ा सा नतीजा इस वक्त बदला हुआ दिख रहा है, हालांकि अभी बाकी है समय। पर हमारे पास रोहन जी हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या रहा कि कांग्रेस के अलावा सभी दलों का स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर रहा है पर आपकी सीटें और कमी रही हैं। क्या तेजस्वी यादव ने, मतलब ये तो उनके लिए सवाल है कि सीट बंटवारे में गलती कर दी, पर और कांग्रेस की इतनी ताकत नहीं जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ी यहां पे। रोहन जी, रोहन जी आप हमें सुन सकते हैं? पिछले चुनाव में हम करीब 41। जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी कहिए, बोलिए। कैन यू हियर मी? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जी मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जहां जी पिछली बार हम लोग 41 बैठकों पर चुनाव लड़े थे जिसमें से 27 बैठक हम जीत के आए। इस बार हम 70 पे लड़े हैं और अभी जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, जो मेरे पास आ रहे हैं, करीब 22 सीटों पर हम लोग आगे चल रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर 20 दिखा रहे हैं, और करीब 4 या 5 सीटें ऐसी हैं जहां पे कांटे की टक्कर है। मेरा अभी भी मानना है कि हम 30 सीटों तक पहुंच सकते हैं, जिस प्रकार से अगर 30 पहुंचते हैं 45% मानूंगा कि जो हमारा आंकलन था, हमने जो सोचा था उस सामने हम लोग उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है अगर मैं अभी के रुझान देखूं तो। पर फिर भी मैं आश्वस्त हूं कि अगर 1 घंटा जिस प्रकार से और अगर ऐसे ही चला तो हम काफी अच्छी परिस्थिति में आ जाएंगे। ठीक है जी जी, धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आप तमाम लोगों का। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं इस समय और हम उसके बाद ये चुनाव पर जो कवरेज है वो जारी रहेगी। हमारे साथ तो दूसरे मेहमान जुड़ेंगे, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो सबसे पहले बिहार में इस वक्त लीड्स जो हैं, बढ़त जो है, उसमें किसकी कहां पर क्या स्थिति है उस पर एक नजर हम डाल लेते हैं। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 75 सीटों पे बीजेपी आगे है। एनडीए को कुल 131 सीटों पर इस समय बढ़त है। तो बीजेपी 75, 22 सीटों का फायदा हुआ है। जेडीयू 48 जिसे 23 सीटों का नुकसान हुआ है। आरजेडी 63 पे है, इसे भी 17 सीटों का नुकसान हुआ है। और कांग्रेस 21 सीटों पर है। महागठबंधन को 101 इस समय लीड्स जो आ रहे हैं, अभी तक की नतीजा नहीं है क्योंकि वोटों की गिनती जो है लगभग 35% शायद इस वक्त तक हुई है। और दूसरा एक मार्जिन समरी रिपोर्ट भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस समय। चलिए और सीधा रुख करते हैं हम अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं निर्मल पाठक, संपादक हैं पीटीआई भाषा के, और शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं, जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अलका लांबा हैं प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सबसे पहले मैं निर्मल आपके पास आना चाहती हूं। अभी की जो तस्वीर दिख रही है, जो अभी नजर आ रहा है, करीब 50% वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो तस्वीर एक निकल कर आई है, एनडीए 131 पर और महागठबंधन 101 पर, क्या लग रहा है कि अब इसमें कोई फेरबदल हो सकता है? क्योंकि संभावना जरा इसकी फिलहाल इसको देखते हुए कम लग रही है। देखिए, जब तक आखिरी परिणाम नहीं आ जाते, मैं तो कहूंगा कि तब तक किसी भी संभावना को बंद नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनडीए की संभावना खत्म हो रही है या आरजेडी महागठबंधन की संभावना बन रही है, पर जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता है तब तक तो खैर धैर्य रखना ही चाहिए उसके लिए। जी। पर जिस तरह से जो ट्रेंड जा रहा है, अभी ट्रेंड दिख रहा है हमको, अभी 50% काउंटिंग नहीं हुई है पूरी, तो
लेकिन उससे पहले का जो ट्रेंड है उसमें एनडीए को निश्चित तौर पर वो बढ़त दिखा रहे हैं। जी निर्मल और जी, ये बढ़त ऐसी है एक कि जोड़ना चाहते हैं कि जो अभी एग्जिट पोल रहे उसको जो सब लोग देख रहे थे, लोगों को अंदाजा भी ये था, तेजस्वी की जो रैलियां थी, जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा था, लग रहा था कि भाई तेजस्वी यादव जो है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ही अराइव्ड, और वो 1-1.5 महीने में काफी मुखर और बहुत ऊर्जा के साथ नजर आ रहे थे। आपका अपना आकलन क्या था? क्या आपको लग रहा था कि ये जो एग्जिट पोल है ये हो सकता है कि अंडर करंट कुछ और हो और ये ऊपर कुछ और दिख रहा है? हमेशा कहा जाता है कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं है। ये उम्मीद थी, ये ताज्जुब है जिस तरह से अभी दिख रहा है। बिल्कुल, एग्जिट पोल के बाद ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है जो ट्रेंड आ रहे हैं अभी। आप ध्यान करिए, जब चुनाव शुरू हो रहा था उसके पहले विपक्ष को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहा था, ना बिहार में ना दिल्ली में। ये मान रहे सारे लोग, मतलब ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि एनडीए वहां चुनाव जरूर है और हो सकता है अपोजिशन ठीक ठाक फाइट भी करे, लेकिन किसी भी तरह से एनडीए सरकार बना लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों शायद पहले दूसरे नंबर पे रहें और जेडीयू तीसरे नंबर पर रहेगा। ये एक मोटा मोटा आकलन चुनाव से पहले था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया, जैसे उसके फेसेस आगे बढ़ते गए, उससे एक खास करके तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कैंपेन किया, उन्होंने जिस तरह से एक नैरेटिव पूरा बदल दिया था चुनाव का। जो पहले चुनाव शुरू होने से पहले जो एक नैरेटिव बना था, वो उसको उन्होंने बहुत ही आक्रामक तरीके से जो उन्होंने अपना कैंपेन किया, उससे उनको नैरेटिव बदलने में पूरी सफलता मिली। और मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट था नैरेटिव चेंज होने का, वो था उनका अनाउंस, जो उन्होंने घोषणा की 10 लाख नौकरियां देने की। उसने चुनाव का टोन पूरा बिल्कुल। तो शांतनु, आप ये मानेंगे कि चुनाव का टोन जो है वो तेजस्वी ने बदला? अब सरकार चाहे जिसकी भी बने, अब नतीजे आगे जो आए, लेकिन तेजस्वी यादव इन चुनावों को अगर देखें, कैंपेन देखें, तो मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव रहे। तो उन्होंने टोन चेंज सेट किया और बीजेपी या एनडीए जो है वो उस पर रिएक्ट कर रही थी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझूंगा, टोन कुछ नहीं चेंज हुआ। उन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की, फिर एनडीए भी नौकरियों की बात लेकर आ गई। पहले कह रहे थे कि नौकरियां वोट में कन्वर्ट, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन अगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक मजाक के लिए, जुमले के लिए, उत्साह के लिए, भीड़ लाने के लिए ठीक है। देखिए, तेजस्वी ने कैंपेन बिल्कुल स्मार्टली शुरू करा। उन्होंने बिल्कुल अपने नहीं, लालू आरजेडी के भी नहीं, लालू प्रसाद यादव के जो खास गढ़ थे वहां से चुनाव कैंपेन शुरू करा। मुस्लिम यादव वोटर दोनों वोकल वोटर है, वो बड़ी संख्या में आए, युवा थे, उन्होंने छोटा फॉर्मेट रखा, 20-25 मिनट की रैलीज रखी, जल्दी आए, हेलीकॉप्टर से आए, चले गए। उन्होंने अच्छा फॉर्मेट रखा, अच्छी बात है, उसमें बहुत भीड़ आई। और जो मुझे खुद ज्ञान है, जो आरजेडी के एमएलए पहले नहीं बुलाना चाह रहे थे, कांग्रेस के एमएलए जो नहीं बुलाना चाह रहे थे, उन्होंने भी तेजस्वी को बुलाना शुरू करा उस भीड़ को देख के। तो उन्होंने उस भीड़ को देखा, लेकिन हर समय, मैं पहले भी कहता हूं, भीड़ हर समय वोट का। पर आपको क्या लगा शांतनु की भीड़ आखिर क्या चीज के लिए आ रही थी? तेजस्वी को देखने के लिए तो नहीं आ रही होगी, वो तो वहीं बिहार में ही थे पहले भी। देखिए, जब पिछली बार बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा था तो नरेंद्र मोदी की रैलीज में बहुत भीड़ आई थी। तो भीड़ आती है, हेलीकॉप्टर के चार्म से आती है, नेता को देखने आती है, उसको सुनने आती है कि सभी आएंगे, इनको भी सुन लेते हैं, भीड़ आती है। लेकिन वो भीड़ कितने रिप्रेजेंटेटिव होती है? एक एक सीट पे 5 लाख वोट होते हैं, एक भीड़ में कितने लोग आते हैं? 40,000 लोग आते हैं, 50,000 होते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं वुमन वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, जो नीतीश कुमार का वोटर है, बहुत समय से वोटर है। नीतीश कुमार ने जाति के अलावा ये विमेन वोटर्स वाली बात लगातार हो रही है शांतनु, लेकिन यहाँ पर तब भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सीटों जो हैं वो कहीं ज्यादा है, जबकि सीटों के लिहाज से जेडीयू को लॉस हुआ है। मैं यहाँ पर शाह इमरानुल हक जो प्रवक्ता है आरजेडी के, उनके पास में जाना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती पूरी हुई है। आरजेडी को 43 लाख है, बीजेपी को 37 लाख है, और आरजेडी जो है वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। नैरेटिव की बात हो रही है कि नैरेटिव चेंज कर दिया गया, लेकिन सीटों के लिहाज से बढ़त पे इमरानुल हक ये नहीं दिख रहा है। ये क्यों हुआ? क्या नैरेटिव चेंज असल में नहीं कर पाए? वो सिर्फ एक दिखावा था, जहां तक जनता का सवाल है? देखिए, शुरुआती चीजों को लेके हम कर लें कि उनको ज्यादा बढ़त है, लेकिन अभी जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होता है, इस पर हम आकलन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि भीड़ तेजस्वी जी की युवा छवि, उनकी बातों की सत्यता को देख के आई है। जहां तक रही हेलीकॉप्टर की बात, तो वो बहुत सारी हेलीकॉप्टर तो एनडीए के साथ चल रही थी, तो वहां तो भीड़ का जमाव नहीं हो पाया। और यहाँ जो रुझान है, शुरुआती रुझान से उस हेलीकॉप्टर को डिनाई मतलब कर रहा है
कि मतलब इतना ज्यादा भी इनको फायदा नहीं हुआ है शुरुआती रुझान में। और तेजस्वी जी एक युवा कंधा, युवा विश्वास और MY समीकरण से हट के सारे जनों की पार्टी बन के उभर के आए हैं, नेता बन के आए हैं। हाँ, लेकिन अभी बढ़त में तो ये दिख नहीं रहा है ना कि अगर सारे जो लोग हैं वो अक्रॉस कास्ट बैरियर, जो अक्रॉस जो एक वोट बैंक कहा जाता है, उसको छोड़कर जो रोजगार का उन्होंने एक नारा दिया है और बहुत बढ़िया कैंपेन किया है, बहुत जगहों पर गए, हर जगह हमने देखा एक एक दिन में 16-16, 17-17 रैलियां उन्होंने की। लेकिन क्या अभी जो आप देख रहे हैं बढ़त, वो आपको लग रहा है कि कुछ भी फलित हुआ है? देखिए, बढ़त अभी जितना कम मार्जिन में बहुत सारे सीटों पर अभी रिजल्ट आना बाकी है और अभी 4 करोड़ 44 लाख के राउंड जो वोट्स हैं उसको गिनना बाकी है। नहीं, अभी आधे 2 करोड़ की हो गई गिनती, 2 करोड़ की हो गई। नहीं, तो अभी आधे में भी नहीं आए नगमा जी, अभी आधे में भी नहीं आए हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि अगर एनडीए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो थ्रू आउट आपने देखा होगा कि 125 to 135 के बीच में ये स्टिक है। तो ऐसा भी नहीं है कि रुझान उधर भी बहुत ज्यादा है कि बहुत सारा मार्जिन आ रहा है। तो अभी तेजस्वी जी के तेज को चैलेंज करना सही नहीं है। तेजस्वी जी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं। और उम्मीद ये लग रही थी लोगों को, तमाम एग्जिट पोल थे कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल परसों तक हालांकि उन्होंने कहा था कि भाई संयम बरतिए, जोश में होश मत खोएं। कार्यकर्ताओं को उन्होंने अक्लमंदी से समझा दिया था। तो इंतजार तो रहेगा आखिर तक का। पर क्या आपको लगता है इमरानुल हक, माफ कीजिएगा, इमरानुल हक साहब के कांग्रेस को इतनी सीटें देना बहुत सही नहीं रहा? क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक तरह से उतना अच्छा कर नहीं पाई। बाकी पार्टियों को अगर आप देखें तो आरजेडी अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की वजह से तो आप पुल डाउन हो रहे हैं। देखिए, प्री पोल अलायंस जो है उसको लेके पोस्ट रिजल्ट उसका आकलन किया जा सकता है। लेफ्ट पार्टियां अच्छा कर रही हैं। इसको गलत ठहराना ये एक एडजस्टमेंट होता है, एक साथ चलने की थ्योरी होती है। अगर इसके रिवर्स भी हो सकता है, इसके मतलब साथ भी हो सकता है। तो इसको कांग्रेस को यहाँ पर गलत ठहरा के हम मतलब सही नहीं होंगे। अच्छा, अच्छी बात है। आप दोष मरना भी नहीं चाहिए, इसका आकलन होगा। लेकिन अलका लांबा इस समय जो स्थिति दिख रही है और जो एग्जिट पोल थे, एग्जैक्ट पोल वो नहीं होते, ये बार बार तमाम लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ एग्जिट पोल बस फर्क थे। ज्यादातर में दिख रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। वोट शेयर अगर हम देखें तो 36.8% महागठबंधन का वोट शेयर इस समय दिख रहा है और एनडीए को 38.8। तो उसमें कांग्रेस का जो रोल रहा है वो कांग्रेस वैसा परफॉर्म कर नहीं पाई है जिसकी उम्मीद थी। आप जूनियर पार्टनर के तौर पर ही हैं। शुरू हुई है और लगभग 8 घंटे पूरे हो गए। पहले 3 घंटों में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए दिख रहा था। पिछले 5 घंटे से हम देख रहे हैं स्थिति और हालात वही के वही बने हुए हैं। लेकिन 4 करोड़ वोट में से 2 करोड़ गिनती हुआ है, 50% यानी कि, और 2 करोड़ अभी भी बाकी है। ये आपको हमें ध्यान रखना है। 8 बजे इसी एनडीटीवी आपके साथ मैं दोबारा जुड़ूंगी और पलटते हुए देखूंगी। हम अपने कार्यकर्ताओं, आरजेडी ने भी ट्वीट कर दिया है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सभी को अपने पोलिंग स्टेशन पर मुस्तैद रहने को कहा गया है। स्थितियां पलटेंगी क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने ही बताया है कि 1 लाख से ऊपर ईवीएम इस बार है। पिछली बार 60,000 के करीब थी। एवरेज जो काउंटिंग का राउंड है वो 35 है और अभी भी 50% रिजल्ट आए और भाजपा बहुत बढ़त ही नहीं बनाई जा रही। वो 5 घंटे से सुई अटकी पड़ी है। पर मैं आपको फिर कह रही हूं, जो भी परिणाम फैसला बिहार की जनता सुनाएगी, कांग्रेस को पूरी तरह मंजूर होगा। सत्ता सौंपेंगे, देखेंगे अपने उस घोषणा पत्र की तरफ जिसको दिखाकर, जिसके ऊपर हमने वोट लिए हैं। फैसला दूसरा रहता है, चाहे भाजपा और हमारे लिए। अगेन जाएंगे लोगों के बीच में और गन्ना हम सबको दोबारा से एक विचार करने की जरूरत होती है। वो तो करना ही पड़ता है। अलका, बस एक संक्षिप्त में एक जवाब चाहूंगी आपसे, बहुत संक्षिप्त में, कि यहाँ पर शायद कांग्रेस इस चुनाव में, कांग्रेस के पास सबसे अच्छा मौका था एक जमीन गेन करने का। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, चुनाव आयोग के प्रोजेक्शंस हैं, लगता नहीं है कि वो जमीन गेन कर पाई है।
नहीं देखिए, हम जिन 70 सीटों पर लड़े हैं नगमा, एक बार उसको देखिएगा पलटकर, 95% बीजेपी का स्कोर रहा है इन सीटों पे। 40-45 सालों से वो सीटें हमारे पास नहीं आई, लेकिन डायरेक्ट टक्कर भाजपा से थी, इसलिए वो सीटें कांग्रेस ने ली। और जहां आरजेडी जेडीयू का लोकल था, वो सीटें जेडीयू और लेफ्ट को हमने अपनी 4 सिटिंग सीटें लेफ्ट को भी दी। तो ये गठबंधन बना, सहमति बनी और हम लोगों ने वो सीटें चुनी जो जी वापस आएंगे। एक बार इंटरेस्टिंग है ये देख लें कि कौन कौन से बड़े जो हैवी वेट्स हैं वो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। प्रमोद कुमार जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के हसनपुर से लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सुभाषिनी शरद यादव जो हैं वो ट्रेल कर रही हैं, वो पीछे चल रही हैं। शरद यादव की लड़की हैं। प्रमोद कुमार मोतिहारी से हैं, इन्होंने बढ़त बनाई है, ये बीजेपी के हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से ये बढ़त बनाए हुए हैं अभी इस वक्त और ठीक ठाक बढ़त उनकी है। जितिन राम मांझी जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। श्रेयसी सिंह ने बढ़त बनाई हुई है, ये जमुई से चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी की कैंडिडेट हैं और दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। तो ये जो हैवी वेट्स हैं ये समय इनकी स्थिति ये है, जिसमें से एक लव सिन्हा पीछे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, और शरद यादव की लड़की सुभाषिनी शरद यादव भी पीछे हैं। और आरजेडी सांसद हैं एडी सिंह, जिनका कहना है कि पहले की तरह इस बार भी सवर्ण जातियों का जो वोट है वो बीजेपी को मिला है और इसलिए उनकी सीटें बढ़ती नजर आ रही हैं। क्या कह रहे हैं, हिमांशु शेखर ने उनसे बात की है। बिहार में जो गिनती चल रही है उसमें जो रुझान सामने आया उससे बात करने के लिए मेरे साथ हैं आरजेडी के नेता और सांसद एडी सिंह। पहला सवाल ये है कि आप अभी तक जो ट्रेंड सामने आया कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो ट्रेंड का असली पता चलेगा जैसे जैसे समय बीतेगा। तो अभी तो बड़ा मुश्किल है करना, बिकॉज इस बार क्योंकि वोटिंग सेंटर्स भी बढ़ाए गए हैं तो अभी तक तो हमें पता नहीं है कितने परसेंटेज का वोट अभी काउंट हुआ है। तो इस पर अभी फिलहाल टिप्पणी करना मेरे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर आरजेडी का जो अब तक का परफॉर्मेंस रहा है, क्या उम्मीद थी इसका? नहीं, आरजेडी देखिए जो भी होगा रिजल्ट आएगा, आरजेडी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब लेट अस वेट टू सी द फाइनल रिजल्ट्स। पर क्या आपको लगता है कि एक तरफ बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ आई थी, ये पूरे चुनाव के दौरान ये चर्चा रही कि तेजस्वी यादव की सभा में बहुत भीड़ आ रही है, पर ऐसा क्या लगता है कि जितने लोग आए उनकी भाषण को सुनने, सभी लोगों ने मतदान नहीं किया आरजेडी के पक्ष में? नहीं, अगर 1-1.5 महीना पहले की बात अगर हम देखें तो विपक्ष, ये रूलिंग पार्टी के सारे लोग बोलते थे कि महागठबंधन को शायद ही बहुत कम सीट आएगा। तो एटलीस्ट वो तो नहीं था ना, मतलब जो पब्लिक सभाओं में आया था वो देखने लायक था। अब वो टोटली कन्वर्ट हुआ है वोट में नहीं, कि वो तो पता चलेगा थोड़ा समय के बाद। जी, आपको लगता है कि जातीय समीकरण की भी कोई तस्वीर सामने आ रही है इन नतीजों में, जब तक रुझान सामने आए? वही, अगर जो अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है उसमें बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, तो एक चीज तो बिहार में क्लियर है कि जो सवर्ण जाति है ज्यादातर वो बीजेपी के साथ रहती है, तो शायद उनका मत जोर से पड़ा है बीजेपी को। तो आरजेडी के सांसद हैं एडी सिंह, हाल ही में सांसद बने हैं और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि आरजेडी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरेगी। तो बिहार का फैसला आने में भी सब बाकी है, लेकिन जैसे जैसे नतीजे या रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एनडीए अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इसके आंकलन चर्चा के लिए। निर्मल पाठक संपादक हैं पीटीआई भाषा के, शांतनु गुप्ता हैं हमारे साथ और जयशंकर गुप्ता जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अलका लांबा यहाँ पर हैं। मैं शुरू करना चाहूंगी, हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह का इस समय जो नतीजा सामने आया है उससे आपको कुछ ताज्जुब लग रहा है? आपको लग रहा था ये कि महागठबंधन में, क्योंकि इस समय जिस तरह की बेरोजगारी दिखी बिहार में, खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए थे वो लौटे, नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था,
तेजस्वी यादव ने बहुत कोशिश की कि इन चीजों को वो उठाएं, पर अगर महागठबंधन को वैसी लीड नहीं मिल रही है या सरकार वो नहीं बना पाते तो ये मुद्दे इसका मतलब कि हावी नहीं हो पाए, रोजी रोटी का सवाल हावी नहीं रहा। हमसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 हेलो जी जयशंकर जी आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ नहीं देखिए, अभी तो आधे मतों की मतगणना हो पाई है और मेरे ख्याल से अभी 1-2 घंटे और लगेंगे, जब लगेगा निर्णायक रुझान क्या होंगे। हालांकि जो अभी के रुझान है ये लगभग 4-5 घंटे से लगातार ये चले आ रहे हैं। इससे लगता है कि हो सकता है कि एनडीए की यही बढ़त बनी रहेगी, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, 1-2 सीटों का इधर उधर हो जाए। सबसे बड़ी बात, इस तरह की उम्मीद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि जो तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ थी या नीतीश कुमार या भाजपा की रैलियों में जिस तरह का बिखराव था या बौखलाहट थी, उसको देखते हुए ऐसा लग तो नहीं रहा था। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि राजद का जो गठबंधन है उसके पास कोई बहुत बढ़िया संगठन नहीं होगा और वो अपने जो भीड़ जो आ रही थी, भीड़ को वो बूथ तक पहुंचा नहीं पाया और वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाया होगा, ये हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, इस चुनाव में ओटकटवा लोग जो हैं ज्यादा प्रभावी रहे हैं, खासतौर से जो सीमांचल का इलाका है, जहां पे जो राजद महागठबंधन की जो ताकत जिन क्षेत्रों में रही है, खासतौर से सीमांचल रहा है या उत्तर बिहार का जो सहरसा मधेपुरा का इलाका रहा है या मिथिलांचल का इलाका रहा है, जहां पे उनका माई गठबंधन कारगर होता रहा है, उस गठबंधन में भी सेंध लगी हुई है। तो एआईएमआईएम ने इनको नुकसान पहुंचाया है। देखिए भाजपा ने बड़े चालाकी के साथ जो है इस गठबंधन को तोड़ने के लिए अधिकतर उम्मीदवार यादव दिए, खासतौर से सीमांचल में। जैसे जोकीहाट का इलाका जो है, वहां पे तस्लीमुद्दीन जो उनके सांसद होते थे राजद के, उनके दोनों बेटे लड़ गए, एक तो एआईएमएम से लड़ गया और दूसरा राजद के टिकट पे लड़ गया, और वहां बीजेपी ने एक रंजीत यादव को उम्मीदवार बना दिया, तो उस पे फिर वो रंजीत यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का इन्होंने खेल किया है, जो एक साइलेंटली जो है भाजपा की रणनीति जो चुनाव की रही है वो ओबीसी में यादव और ईबीसी पर फोकस्ड रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जयशंकर गुप्ता जी। नगमा, मैं आपको बताऊं कि कई लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी ने भी यादव उम्मीदवार उतारे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। मैं शांतनु गुप्ता आपके पास आना चाहूंगी। जो यहाँ पर जयशंकर जी बोल रहे हैं कि एक रणनीति के तहत यादवों को उतारा गया, क्या बीजेपी ने ये भांप लिया कि नीतीश कुमार के लिए बहुत गुस्सा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट जो किया वो मुख्य तौर पर कास्ट फैक्टर्स पे किया? देखिए, आपने ठीक कहा कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा है। बीजेपी मात्र जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी, इन तीनों को देखें तो सबसे कम सीट बीजेपी ने लड़ी है। बीजेपी ने मात्र 110 सीट लड़ी है और ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी सीट 70-75 के पास पहुंचेगी। आरजेडी ने 144 और जेडीयू ने 115 सीट लड़ी है। देखिए, हर पार्टी विनेबिलिटी के हिसाब से कैंडिडेट देती है। विनेबिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, उस एमएलए ने कैसा परफॉर्म करा है, उसकी वहां पे छवि कैसी है, क्या उसकी आइडेंटिटी वहां के लोगों की आइडेंटिटी से मैच होती है, जो रिलीजन की आइडेंटिटी हो सकती है, जो कास्ट की आइडेंटिटी हो सकती है। तो वो बीजेपी नहीं, अब बीजेपी ने, वो हर पार्टी ने ऐसे, तो विनेबिलिटी तो एक देखिए मैच है, ये कोई वहां पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, वहां पे एक मैच है, उस मैच को जीतना है, उसके लिए जो भी रूल्स हैं इसी के, उसके अंडर में जो भी है पार्टी करती है और करना भी चाहिए। मैच में जो रूल्स चलेंगे, ये नहीं कि आप कोई विकास की रियली बात करेंगे, अगर उस पर वोट मिले तो कास्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। देखिए, अगर इतना सिंपलिस्टिक कर देंगे हम, सिंपलिस्टिक की बात नहीं, तो फिर विनेबिलिटी के कई फैक्टर्स, इसको कहने के अलग तरीके हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, बिहार हो या यूपी हो, उसी हिसाब से वोट बढ़ते हैं। विकास की बात लोग कर सकते हैं जरूर। मैं अलका लांबा आपसे पूछना चाहती हूं कि यहां पर जितना ज्यादा दिख रहा था या कहा जा रहा था नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, 15 साल वो शासन कर चुके हैं, बावजूद उसके उस गुस्से को अगर वोट में महागठबंधन कन्वर्ट नहीं कर पाए, आगे क्या होगा वो नहीं कह रहे हम। अभी जो स्थिति दिख रही है, मालूम है हमें भी कि अभी आधे वोट गिनने बाकी हैं, पर इससे ज्यादा 15 साल के शासन के बाद तो ये गलती महागठबंधन की है, गलती आप लोगों की है। इसका मतलब कि आप वो विकल्प नहीं अभी अभी गलती मानने वाली बात नहीं है। मैं गलती माने नहीं माने, एक एनालिसिस के तौर पे जो दिख रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एनडीए 130 पर है। एनालिसिस किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, पर मैं आपसे कह रही हूँ बहुत चिंता के विषय होगा। मैंने इन्हें पहले भी सुना, मुझसे पहले जो भाजपा के सपोर्ट में बोल रहे थे, उन्होंने कहा चुनाव जातियों पर होता है, नौकरियां कोई चांद से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं है।
ये हमें चिंता करने का विषय है कि बिहार का चुनाव कश्मीर में जमीन खरीदने पर, 370 पर, सीए पर, राम मंदिर पर अगर होता है और बिहार के रोजगार मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं, विकास को ध्वस्त होते हमने पूरा देखा है ढांचा कोरोना महामारी और बाद में इंटरवीन करना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस वक्त कि अगर हम कास्ट के फैक्टर को लेकर बात कर रहे हैं, मैं और नगमा यहाँ पर, और हमारे प्रवक्ता हमारे जो गेस्ट हैं वो इसका जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जहां तक आपको कांग्रेस को साथ लेने की बात थी, एक तरह से सवर्णों को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात थी, लेकिन कांग्रेस का सीधा मुकाबला यहां पर लग रहा है कि बिहार में बीजेपी से हो गया और कांग्रेस जो है पिछड़ गई इस एक रेस में। देखिए, महागठबंधन ने जब सीटें तय की थी तो हमें मालूम था आरजेडी को जेडीयू के सामने जो सीटों पर चुनौती है वहां लड़ेगी। हम लोगों ने स्वीकार किया कि जो भाजपा के गढ़ हैं, पटना साहिब सीटें, ऐसी सीटें जो 45 सालों से भाजपा के गढ़, हमने वो स्वीकार की हैं। वो सीटें आप कहते हैं ज्यादा पे लड़े, हम कहते हैं सबसे ज्यादा चुनौती वाली सीटों पर हमने स्वीकार किया और हमने टक्कर वहां दे रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दी है, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, आप 8 बजे देखिएगा, पलटेगा ये सब, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे चल रहा है। जीत और हार 1 से भी हो जाएगी, आप देखिएगा, सरकार बनना है तो 1 और 2 से भी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ हालात बदलेंगे, हालात बहुत बदलने वाले हैं, ये मेरा विश्वास कह रहा है, क्योंकि मैं भी जमीन पे थी, भीड़ इन्होंने कहा हेलीकॉप्टर देख कर आई थी, चिंता पैदा होती है। लोगों के पास मुद्दा था बेरोजगारी का, उन्होंने रैली में जाकर कहा कि रोजगार चाहिए और बिल्कुल तेजस्वी जी ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन नीतीश जी ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये कैसे 19 लाख नौकरियों का वायदा भाजपा अपने घोषणा पत्र में कर देती है। तो बिल्कुल मुझे लगता है मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था, पूरी उम्मीद है मुद्दों पर ही हुआ, भावनाओं पर जो एकदम से भावनाएं पैदा की जाती हैं, लहर पैदा की जाती है, वोट लिया जाता है और बाद में फिर वही बात है। मैंने रवीश कुमार जी ने बहुत बार अपना बेरोजगारी के आंकड़े गिरते पूरे ढांचे का बिहार का कितनी बार तस्वीरें लेकिन रिजल्ट अलका, रिजल्ट जो है वही बताएगा कि आखिर बिहार ने किस चीज पर वोट किया है। एक ब्रेक लेते हैं। तो बिहार का फैसला अभी हम कह सकते हैं कि लगभग आधे वोटों की गिनती शायद हो गई है, क्योंकि 4 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट पड़े थे और कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ वोट गिन लिए गए हैं। 77 बीजेपी को सीटें इसमें आई हैं और 24 सीटें बढ़ी हैं बीजेपी की। एनडीए 128 पर इस समय है और महागठबंधन जो है वो 104 सीटों पर इस वक्त है। तो एग्जिट पोल जो कह रहे थे उससे अलग कुछ दिख रहा है इस समय। यहाँ पर हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिनसे हम ये चर्चा कर रहे हैं और मैं ये जानना चाहती हूं जयशंकर जी के ये अगर इस समय एनडीए की सरकार बन रही है तो काफी ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी, ये तमाम चीजें वहां पर हैं जो हकीकत हैं। बावजूद इसके अगर चौथे टर्म में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार के दौर में ऐसा क्या काम रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि लोगों को सीधा फायदा पहुंचा और इसे लोग उन्हें देखना चाहेंगे, या आप कहेंगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ काफी सत्ता विरोधी लहर है? देखिए, अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि नैतिकता कहेगी कि उनको दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, चौथी बार मुख्यमंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी भी सामने से भले न कुछ कहे, लेकिन उसकी कोशिश यही रहेगी कि नीतीश कुमार जी को केंद्र में ले जाए और नित्यानंद राय जैसे किसी आदमी को, किसी नेता को अपने बिहार की बागडोर सौंपे। हालांकि भाजपा भी लगातार क्लियर कर रही है कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये कहने के लिए बातें हो रही हैं। लेकिन वही सवाल है कि नीतीश कुमार के प्रति तो एक तरह से अविश्वास हो गया ना। अब उनको 49 सीटें, 48 सीटें अभी के इतनी जब बढ़त है तब दिख रही हैं, उसके बाद क्या होगा? दूसरा, अगर मान लीजिए बन भी जाते हैं मुख्यमंत्री हो तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की दया पर आश्रित होंगे। मतलब बिग ब्रदर वाला जो होता है, बिग ब्रदर तो भाजपा रहेगी जिसके पास अगर 80 के आसपास सीटें होंगी और आपके पास 50 से भी कम सीटें रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो आपके सैद्धांतिक मूल्य हैं, जिन मूल्यों के लिए आप जानते रहे हैं, जैसे 370 का सवाल है, ये आपका सीएए नागरिकता संशोधन विधेयक कानून की बारे में बात है, उस पर आप उस ढंग से अपनी बात नहीं रख पाएंगे जिस ढंग से पहले आप रख पाते थे। जी, इस पे एक जवाब लेना चाहती हूँ मैं। शांतनु गुप्ता, आपसे मैं इस पर एक जवाब लेना चाहती हूँ, आपको लगता है कि ऐसा ही है? पहली बार तो जब भी हम नीतीश कुमार का आकलन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि भारत में कितनी बार ऐसा हुआ कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाया। तो 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी में शीला दीक्षित भी हार गई और भाजपा के रमन सिंह भी हार गए।
तो पहली बात यह। दूसरी बात, चाहे ट्रंप हो चाहे नीतीश कुमार हो, इस समय जो भी चुनाव लड़ेगा नगमा कोरोना के टाइम में, उसको एक उसका फ्लैग देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना में इतनी इनकन्वीनियंस हुई है, और उसका जितना भी अच्छा मैनेज कर ले, उसका जो भी सेहरा उसका बंदेगा वो सरकार के सर पे ही बंदेगा, जो भी इनकम्बेंट सरकार होगी। तो इस समय चुनाव लड़ना कोरोना के समय किसी भी इनकम्बेंट, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी देश में हो, उस इनकम्बेंट सरकार को मुश्किल होगा। उस सबके बावजूद नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से वो डिसेंट, काफी डिसेंट परफॉर्मेंस है। सीटें उनकी कम हुई है, लेकिन मिला जुला के तो एनडीए बहुत तो आपको ये लगता है शाह इमरानुल हक कि नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं रहा कि 15 साल से वो हैं, चौथी दफा चुनाव लड़ रहे हैं कोरोना के दौर में तमाम लोगों के खिलाफ। सही बात है शांतनु की कि जो भी इनकम्बेंट रहे उनके खिलाफ इस समय कोरोना के बाद में लोगों में गुस्सा तो है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अच्छा किया उन्होंने, नीतीश का काम अच्छा रहा, इतनी सीटें उन्हें मिल रही हैं अभी भी तो, और उनके क्या सिर्फ कोरोना ही एक नाराजगी है, माइग्रेंट्स की समस्या या दूसरी समस्याएं भी रही? देखिए, कोरोना काल में और उस पर कोरोना काल के ऊपर डाल के अपनी कमी को छुपा लेना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और रही बात रुझानों को, हम एग्जैक्ट मान के ये बात कह रहे हैं और ऐसा है नहीं, अभी कहानी और आगे है जो शाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। और एंटी इनकम्बेंसी, सड़क, बिजली, पानी, एक बेसिक मूल्यों की चीजों को लेके आप आए, और जो मेन मुद्दा युवाओं का, जब रिवर्स माइग्रेशन हुआ उस वक्त की जो लोगों की परेशानी, साथ में युवा जो बेरोजगार हैं बड़ी तादाद में हैं, उनको आगे का वे या रास्ता नहीं दिख रहा है। इस वजह से लोग तेजस्वी जी की भीड़ में बढ़ चढ़ उन पर विश्वास जताया और उनके साथ आए, और वही चीज आपको शाम में रिफ्लेक्ट करना शुरू होगा। और आप हो सकता है कि चीजें बदलें, पर इमरानुल हक साहब, अभी 15 साल के बाद में अगर एक वेव हो सकती थी कि अगर इतनी नाराजगी नीतीश कुमार से तो वो कहीं वाइप आउट हो जाते, ये नहीं है, मुकाबला तो कड़ा है ना। तो ये तो जैसे ट्रंप के लिए भी अमेरिका में कहा गया कि दरअसल प्रदर्शन अच्छा था, जिस तरह कांटे की टक्कर रही, तो यहां भी तो टक्कर कांटे की, अभी तो वो आगे ही दिख रहे हैं। मान लीजिए तस्वीर पलटेगी भी तो कोरोना नहीं होता, ये बाढ़ नहीं होती तो उनका काम, इसका मतलब लोग इतने नाराज नहीं हैं, ये बात तो दिख रहा है साहब। मैं माफी चाहूंगा, ये एक अलायंस के साथ लड़ रहे हैं नीतीश जी, अकेले नहीं लड़ रहे हैं, पहला। और दूसरा, नीतीश जी की जो के ऊपर लोगों की नाराजगी तो अब तक घटे रुझानों से भी आप अंदाज कर सकते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए आगे का रास्ता तय नहीं, बेसिक चीजों को लेके बार बार हर चुनाव में आके खड़े हो जाना, उससे कोई हल निकलता नहीं है। क्योंकि वैसे आप सही कह रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी थोड़ा सा और देखना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज हर उम्मीदवार और उसके सबसे करीबी उम्मीदवार के बीच में आखिर मार्जिन कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। उस पर भी हम नजर डालेंगे आगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा फैक्टर यही है। लेकिन आप जो भी कह रहे हो, अभी लगभग 50%, थोड़ा सा उससे ज्यादा अगर काउंटिंग हो चुकी है वोटों की, ये तो बीजेपी कार्यकर्ता कम से कम ये मान रहे हैं कि वो जो मेन रेस है वो जीत चुके हैं और वहां पर मुख्यालय पहुंच गए यहाँ दिल्ली में। सौरभ शुक्ला जो हैं वो, उन्होंने उनसे बात की है बीजेपी कार्यकर्ताओं से। हम इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता जुट रहे हैं, लाइटें लग चुकी हैं और ये स्टेज सेट हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे एक डाइस भी लग चुका है और कहा जा रहा है कि 6 बजे के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पहले देखिए शुरुआत हुई थी, यहाँ पर सन्नाटा था, इस तरीके से एग्जिट पोल के जो है रुझान थे, एग्जिट पोल के नतीजे थे, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब स्थिति साफ हो रही है तो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए झंडे लिए, फूल लिए, माला लिए यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। तो मैम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं छतरपुर से आई हूँ। अच्छा, तो आपको अब ये यहाँ पर प्रसन्नता जाहिर करने, खुशी मनाने के लिए पहुँच रहे हैं आप लोग? जी 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 बिल्कुल, हम लोग बहुत ही अच्छी सीटें निकल रही हैं बिहार में बीजेपी की और बहुत अच्छे उससे जीत रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग खुशी जाहिर करने आए हैं। उम्मीद थी ऐसी? बिल्कुल, फुल उम्मीद थी पहले से ही चुनाव के। आप लोग यहाँ पर आए हैं झंडा लिए हुए हाथों में,
तो उम्मीद थी आप लोगों को कि ऐसे नतीजे आएंगे या फिर धीरे धीरे दोपहर में जब स्थिति क्लियर हुई तब आई? बिल्कुल नहीं, हमें ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हम जानते हैं कि देश की जनता समझ चुकी है, समझदार हो चुकी है, और उन्होंने बातों को नहीं विकास को वोट दिया, और इसी तरह विकास को वोट मिलेगा। और आज जो है जंगल राज और जातिवाद खत्म हुआ है और विकास को वोट मिला है और एक सच्चे व्यक्ति को वोट मिला है। आप लोग कहाँ से? आप भी वहीं नाम के साथ में ही है, छतरपुर से? नहीं, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से ही आए हैं। तो यहाँ पर पहुँचे हैं आप लोग, धीरे धीरे और लोग पहुँच रहे हैं, क्या भावनाएं आपके दिल में? हमारी भावनाएं बहुत अच्छी है, क्योंकि जो एक जीत मिली है बिहार में, मोदी जी के काम को जीत मिली है, वहाँ पे उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता ने उनको जिताया है। और हमें तो कल रात से ही आइडिया होगा कि हमारी जीत होगी, बिहार में हमारी सरकार बनेगी। बिहार में यहाँ चारा चोर नहीं चलेंगे, बिहार के अंदर चारा चोर नहीं चलेंगे, बिहारियों ने खुला मैसेज दे दिया है, झूठों का मुंह काला, सच्चों का बोल माला। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आप आगरा से यहाँ पर आए हैं, क्या भावनाएं हैं? बीजेपी लगभग नतीजे स्पष्ट होते जा रहे हैं, आगे बढ़त है, लेकिन अभी भी आधी काउंटिंग बाकी है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी या एनडीए जो है पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जनमत का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के को जो जनता ने जो वोट दिया है, जनता ने जो फैसला किया है, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। विकास को वोट दिया है, एकजुटता को वोट दिया है, और पुराना जो कार्यकाल रहा नीतीश जी का। और नीतीश कुमार जी सीएम रहेंगे? आप लोगों को लगता है बीजेपी का सीएम होना चाहिए, नीतीश कुमार जी सीएम रहने चाहिए? सीएम तो बीजेपी के जो बड़े नेता वो तय करेंगे, हम लोग तो एक कार्यकर्ता है। क्या भावना है? कार्यकर्ता जो पार्टी तय करेगी वही हम लोग खुश हैं।